नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस की सीरीज टॉप 10 वाली क्लास। जी हाँ, टॉप 10 वाली क्लास जहां पर हम रोज दोपहर 2 बजे आपके लिए लेकर आते हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न अलग अलग विषयों के। तो आज का विषय है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर, पहली यूनिट और पहला चैप्टर हम उठा रहे हैं न्याय। तो आइए समझते हैं कि न्याय से आपके कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। पहले हमारा मूल मंत्र ले लेते हैं जी। ज्ञान की मशाल लो, जय का उद्घोष हो। ज्ञान की मशाल लो, जय का उद्घोष हो। कर्तव्य पथ पर चलते चलते तनिक न संतोष हो। सेटिस्फिकेशन नहीं होना चाहिए आपको, संतोष नहीं होना चाहिए बस सर बहुत पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है, अब क्या चीज सीखनी है, अब तो हो गया ना जी। ज्ञान की मशाल हो, निरंतर आप अपने काम पर लगे रहो, निरंतर पढ़ते रहो, निरंतर कुछ नया ना करते रहो, तब आप जीवित रहोगे, आपके अंदर जिजीविषा जागृत रहेगी। ठीक है। और रुक गए और रुके हुए पानी पर तो क्या आ जाती है जी, रुके हुए पानी पर तो आपके शैवाल जम जाते हैं। रुके हुए पानी जो होते हैं, जो लोहा होता है उस पर जंग लग जाती है। तो कहने की मत बात यह है कि चलते रहो, चरे वेती, यही तो मंत्र है अपना। तो यही हमारा मंत्र है, ज्ञान की मशाल लो, जय का उद्घोष हो। कर्तव्य पथ पर चलते चलते तनिक ना संतोष हो। तो इसी कोटेशन के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला प्रश्न, न्याय के भारतीय प्रतिपादक कौन कौन हैं? कौन कौन ऐसे इंडियन फिलोसोफर है जो जस्टिस के बारे में बात करते हैं, न्याय के बारे में बात करते हैं? आइए देखते हैं उन्हें। तो वे है बेटा, सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहे हैं, मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र और भारद्वाज। मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र और भारद्वाज, ये है न्याय के भारतीय प्रतिपादक। ठीक है। मनु ने मनुस्मृति लिखी है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, बृहस्पति जी ने भी अपनी पुस्तकों के अंदर न्याय का प्रतिपादन किया है, शुक्र की शुक्र संहिता बहुत फेमस है, और भारद्वाज ने भी कई कई स्थानों पर अपने प्रवचनों के माध्यम से न्याय की स्थापना की है। वे क्या कहते थे कि न्याय का मतलब है सबको समान मिले, सबको समान मिले, यही न्याय है। ठीक है। उनका न्याय का सीधा सीधा थॉट क्या था, जस्टिस क्या है कि सबको इक्वल मिल जाए, उसे ही वे न्याय समझते थे। आगे बढ़ते हैं। न्याय के पाश्चात्य यानी वेस्टर्न फिलोसोफर कौन है, प्रतिपादक कौन है, उन्हें समझते हैं। वे कौन कौन है? तो उनमें है विद्यार्थियों प्लेटो, अरस्तु, थॉमस इक्विनोस, संत ऑगस्टाइन और जॉन रॉल्स। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आगे हम अन्य प्रश्नों में इनको जरूर देखेंगे। ध्यान से आप चित्र देख लीजिए, मैं चित्रों के माध्यम से एक एक चीज आपको समझाने का यहां प्रयास कर रहा हूं। प्लेटो, अरस्तु, थॉमस एक्विनोस, संत ऑगस्टाइन और जॉन रॉल्स। आगे बढ़ते हैं। अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत को समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस साल के लिए। वेन ऑफ इग्नोरेंस क्या है, अज्ञानता का पर्दा क्या है? देखिए, जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। एक क्वेश्चन और यहां पे आपके तैयार रहेगा, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है? तो जॉन रॉल्स है। इसमें उन्होंने आधुनिक संदर्भ में सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया है। इन्होंने न्याय संबंधी परंपरागत विचारों का विरोध किया। जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार दो मान्यताओं पर आधारित है। देखिए क्या कहते हैं जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स का जो विचार है वो किस स्तर तक का है? देखिए, जॉन रॉल्स जो है वो सामाजिक तथा आर्थिक विषमता को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि दोनों से न्यूनतम लाभान्वित व्यक्ति हो, अर्थात सबसे अधिक पिछड़ा को अधिकतम लाभ हो। देखिए, मैंने आपको एक बात समझाई थी, सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है। न्याय का मतलब सदैव ये नहीं होता है कि सब एक जगह से स्टार्ट हो। ठीक है, सब एक जगह से स्टार्ट हो। इसका छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक घर के अंदर दो बच्चे हैं। ठीक है, एक घर के अंदर दो बच्चे हैं। अब उन दोनों बच्चे जो है उन पर उनके परिवार की आय इतनी ही है कि वो हर बच्चे के पोषण पर केवल 1 गिलास दूध का खर्च कर सकते हैं। ठीक है, दोनों बच्चों को 1-1 गिलास दूध नियमित रूप से दिया जा सकता है। एक परिवार की क्षमता इतनी ही है। ठीक है, अब मान लीजिए कि उनमें से एक बच्चा जो है वो थोड़ा बलशाली है, वो स्वस्थ है, और दूसरा जो बच्चा है वो बीमार रहता है, कमजोर है। तो डॉक्टर कहता है कि भाई इसको जो दूध है वो 1.5 गिलास दूध दिया जाए। तो अब क्या किया जाएगा? अब इसके दूध को आधा किया जाएगा और इसको दिया जाएगा। तो आप बताओ कि क्या ये सही बात है क्या?
जो इसके माता पिता कर रहे हैं अपने कमजोर बच्चे को 1.5 गिलास दूध देने के लिए अपने एक बच्चे की गिलास की दूध आधी की जा रही है, तो ये आवाज उठा देगा कि अरे यार मेरे साथ तो क्या हो गया, अन्याय हो गया। क्या हो गया? अन्याय होगा। क्या आप लोग भी ऐसा समझते हो कि इसके साथ अन्याय हो गया? जी नहीं। आप कहोगे सर ये सामाजिक स्तर पर तो बहुत सही बात है, क्योंकि उसका छोटा वाला भाई या बड़ा वाला भाई जो भी कमजोर है उसको अधिक पोषण की आवश्यकता है, उसे कम पोषण की आवश्यकता है, तो इसकी आवश्यकता कम है, इसकी आवश्यकता ज्यादा है, तो इसलिए इसको ज्यादा मिलना जरूरी है। इसी को विद्यार्थियों हम क्या कहते हैं? समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार। मैं आशा करता हूं कि ये थ्योरी भी आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। देखिए, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि दोनों से न्यूनतम लाभान्वित व्यक्ति अर्थात सबसे अधिक पिछड़े को अधिकतम लाभ हो और प्रत्येक व्यक्ति को उचित अवसर की समानता की स्थिति में पद और प्रतिष्ठा सुलभ हो। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के संसार के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं उनको अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी टू ऑन अपॉर्चुनिटी, उनको अवसर की समानता प्राप्त हो। देखिए आगे क्या कहते हैं रॉल्स। आगे रॉल्स का सिद्धांत देखते हैं कि रॉल्स के सिद्धांत को प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसलिए उनका कहना है कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगाना चाहिए। स्वतंत्रता पर स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगाना चाहिए। देखिए जॉन रॉल्स क्या बात कह देते हैं। वे कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता पर स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही प्रतिबंध लगाना चाहिए। हमें कुछ फ्रीडम्स को कंट्रोल करना होगा। देखिए अगर आपको कहा जाए कि आपको स्वतंत्रता है, इतनी स्वतंत्रता है कि आपकी कोई भी रास्ते में आपको दिखाई दे रहा है उसको पीट लो, आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आप क्या है ना किसी भी प्रकार का ट्रैफिक रूल तोड़ लो, आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आप है ना किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करो, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या आप इसको अनुशासन मानते हैं? मैं कहूंगा कदापि नहीं, यह अनुशासन नहीं है। अनुशासन का मतलब क्या है? स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि हम हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमें कुछ स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करना होता है। यह बात कहते हैं जॉन रॉल्स। रॉल्स के लिए सबसे औचित्यपूर्ण न्याय उस सिद्धांत को मानता है जिसमें लोग स्वतः ही अज्ञानता के पर्दे को स्वीकार कर लेते हैं। एक्चुअली हमें इसे अभी यही समझना है, अज्ञानता का पर्दा क्या है ये। ठीक है, आइए अपने देखो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी अज्ञानता के पर्दे के बारे में बात करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, अज्ञानता के पर्दे का मतलब क्या है? अज्ञानता के पर्दे का मतलब है कि जो न्याय करने वाला है, जो न्यायाधीश है, वो इस बात से बेखबर हो, इस बात से अनजान हो कि उसके न्याय का किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी ये समझिए उस पर खुद पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जरूरी है। किस पर क्या तो नहीं, उस पर खुद पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात से वो अज्ञानता के पर्दे को अपनाए। मतलब देखिए ओरिजिनल पोजीशन उसकी अभी ये है, लेकिन इस न्याय से हो सकता है कि वो पैसे वाला बन जाए, है ना। हो सकता है कि इससे उसके बेटे को कोई नुकसान हो, उसकी बेटी को कोई नुकसान हो, उसके बूढ़े पिताजी को कोई नुकसान हो, उसके पेट को कोई नुकसान हो, उसकी बच्ची को कोई नुकसान हो, पोते पोतियों को कोई नुकसान हो। लेकिन जो न्यायाधीश है वो उस परिस्थिति के अंदर है जहां वो वेल ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि एक तरीके से अज्ञानता के पर्दा उसने लगा दिया। वो अपने न्याय में इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगा कि इस डिसीजन से, इस न्याय से, इस निर्णय से उस पर खुद पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यही होता है विद्यार्थियों वेल ऑफ इग्नोरेंस। मैं आशा करता हूं कि इस पिक्चर के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है। हमारी ओरिजिनल पोजीशन ये है, ठीक है, और इस ओरिजिनल पोजीशन से न्यायाधीश के घर वालों पर, उसके सगे संबंधियों पर, उस पर खुद पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे ही हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? वेल ऑफ इग्नोरेंस, यानी अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत कहते हैं। सबको समझ में आ गया है तो जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दो, वीडियो को शेयर कर दो, अपने सभी दोस्तों तक फैला दो। टॉप 10 वाली क्लास जिसमें आपको आएगी बिल्कुल ये रास, बस एक क्लास, चैप्टर हो जाएगा खल्लास। चलते हैं आगे विद्यार्थियों। चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर राइटर्स कौन कौन है। देखिए प्लेटो साहब, प्लेटो ने लिखी है द रिपब्लिक। ध्यान रखिए प्लेटो की बुक का नाम क्या है? रिपब्लिक। बहुत बार प्रश्न आता है, आगे आने की बहुत ज्यादा संभावना।
अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये किसने लिखी है? जॉन रॉल्स। पीछे जॉन रॉल्स आए थे अभी, आपने देखा, जिन्होंने क्या दिया? अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत दिया और साथ ही साथ हमें सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के बारे में उन्होंने समझाया। उसके अलावा द सिटी ऑफ गॉड, द सिटी ऑफ गॉड कौन कहता है? संत ऑगस्टाइन। देखो संत महात्मा है ना, तो भगवान की बात ही करेंगे, संत महात्मा भगवान की बात ही करेंगे, और थ्योरी की बात कौन करेगा? जॉन रॉल्स करेंगे। प्लेटो रिपब्लिक, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लेटो ने लिखी है रिपब्लिक, जॉन रॉल्स ने लिखी है थ्योरी ऑफ जस्टिस, और संत ऑगस्टाइन ने लिखी है द सिटी ऑफ गॉड। सबको समझ में आ गई बात? आगे बढ़ेंगे। आर्थिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न पूछा गया है विद्यार्थियों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2020 में ही, कि आर्थिक न्याय का क्या मतलब है। तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब यही होता है। देखिए ये सभी शब्द, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, ये सभी शब्द भारत की प्रस्तावना में भी दे रखे हैं। व्हाट इज मीनिंग बाय इकोनॉमिक जस्टिस? आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? आर्थिक न्याय का मतलब है आर्थिक समानता स्थापित करना, यानी कि अब कोई अमीर नहीं है, गरीब गरीब ना रहे, ठीक है। अमीरों और गरीबों में पैसे की इक्वलिटी आ सके, सब इंसान एक समान हो सके, इस बात को स्थापित करना क्या कहलाएगा? आर्थिक न्याय कहलाएगा, इकोनॉमिक जस्टिस कहलाएगा। आर्थिक न्याय किसे कहते हैं? यानी आर्थिक समानता स्थापित करना क्या कहलाता है विद्यार्थियों? आर्थिक न्याय कहलाता है। मैं आशा करता हूं एक एक चीज आपको समझ में आ रही है। आइए विद्यार्थियों चलते हैं छठे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है अरस्तु के वितरणात्मक न्याय। यहां पर वितरणात्मक न्याय होगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का क्या मतलब है? देखिए, अरस्तु का वितरणात्मक न्याय शक्ति और संरक्षण के वितरण, योग्यता तथा योगदान के अनुरूप होने पर बल देता है। अरस्तु साहब क्या कहते हैं कि शक्ति और संरक्षण, शक्ति यानी पावर और संरक्षण, ये दोनों चीजें, शक्ति और संरक्षण का वितरण योग्यता तथा योगदान के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। यानी देखिए, शक्ति किसको मिले, पावर किसको मिले? जो योग्य है, उसे नहीं जो अयोग्य है, ठीक है। आप देखो कक्षा में टॉप पाने का अधिकार किसको है? वो थोड़ी, उसको अधिकार थोड़ी है जो चीटिंग करके नंबर लाए। वो व्यक्ति जो मेहनत करता है, दिन रात अध्ययन करता है, अपने अध्ययन पर पूरी अपने जीवन को झकझोर देता है, वास्तव में टॉप होने का, अव्वल आने का, जीवन में सफल होने का वास्तविक अधिकारी वो ही है। समझ में आ रही ना बात? तो अरस्तु का वितरणात्मक न्याय इतना ही बात कहता है कि पावर उसे दीजिए, शक्ति उसे दीजिए जो उसके योग्य हो, शक्ति उसे दीजिए जो इसके योग्य हो, अयोग्य को शक्ति कदाचित नहीं मिलनी चाहिए। समझ में आ गई न्याय? अगली बात पर आते हैं। कानूनी न्याय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2018 में, मैंने यहां पर बकायदा आपको लिख दिया है। कानूनी न्याय यानी लीगल जस्टिस क्या है? कानूनी न्याय में वे सभी नियम, वे सभी कानून शामिल किए जाते हैं, वे सभी नियम शामिल किए जाते हैं, वे सभी कानून शामिल किए जाते हैं जिनका नागरिक स्वाभाविक रूप से अनुसरण करते हैं। इसमें दो बातों पर बल दिया जाता है। सरकार द्वारा निर्मित कानून न्यायोचित होने चाहिए तथा सरकार द्वारा उन्हें न्यायपूर्ण ढंग से लागू किया जाना चाहिए। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सरकार जो भी कानून बनाए वो एकदम सही, न्यायोचित होना चाहिए, न्याय के अनुरूप होना चाहिए, और न्यायपूर्ण होने, न्यायपूर्ण तरीके से लागू किया जाना चाहिए। समझ में आई ना बात? देखिए एक बात आपको समझाता हूं। अभी देखिए कोरोना काल चल रहा है, ठीक है। यहां पर मैं नाम तो नहीं लूंगा, जैसे अभी प्रतिबंधता है, बिल्कुल प्रतिबंधता है। उन प्रतिबंधताओं के साथ कुछ नियम है, कुछ गाइडलाइंस है जिनका हम सबको पालना करनी चाहिए। लेकिन कुछ तथाकथित अधिकारी ऐसे भी हैं जो उनको सही तरीके से फॉलो नहीं करवा रहे हैं। सरकार ने जो कानून बनाया वो बहुत बढ़िया बनाया, सरकार ने जो एक बार गाइडलाइन दी बहुत सही दी है और बहुत जरूरी गाइडलाइन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए शादियों के अंदर 50 व्यक्तियों के इकट्ठा होने की उन्होंने एक नियम बना दिया कि 50 व्यक्ति इकट्ठे हो। अब 50 व्यक्तियों में जो 51वां व्यक्ति खुद पंडित जी है, तो कोई व्यक्ति जाके पंडित जी को चाटा मार रहा है। पता नहीं कैसे कैसे संस्कार आ गए हैं आजकल। तो बात कहने की बात है कि कानूनों को सही तरीके से लागू कराने वाला सिस्टम भी होना चाहिए। समझ आई ना बात? तो न्यायपूर्ण तरीके से कानून लागू हो, ठीक है। और वहीं एक और जो है ना, एक किसी के मरने पर इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कोई प्रकार का उन पर कोई लीगल एक्शन ही नहीं है,
तो ध्यान रखें, सरकार द्वारा हमेशा कानून कैसे बने, न्यायोचित हो और सरकार द्वारा उन्हें न्यायपूर्ण ढंग से लागू किया जाए। समझ में आ गई ना बात? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। न्याय के निम्न रूपों की विवेचना कीजिए। न्याय के निम्न रूपों की विवेचना कीजिए। कानूनी न्याय क्या है, सामाजिक न्याय क्या है? अभी अभी कानूनी न्याय हमने पढ़ाई है, सामाजिक न्याय में पहले पढ़ा चुका हूं, फिर दोबारा रिवाइज करवाता हूं क्योंकि यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2019 में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है? कानूनी न्याय में वे सभी नियम और वे सभी कानून शामिल है जिनका नागरिक स्वाभाविक रूप से अनुसरण करते हैं। जिनका नागरिक क्या करते हैं? स्वाभाविक रूप से अनुसरण करते हैं, जिनको लोग मानते हैं। कानूनी न्याय, लीगली जस्टिस, दो बातों पर काम करती है। एक तो सरकार द्वारा जितने भी लॉ बनाए जाए वो न्याय सभी न्यायोचित हो और सरकार उनको न्यायपूर्ण ढंग से लागू करवाए। अभी अभी हमने बात की, ठीक है। फिर बात करते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय समाज में ऐसी व्यवस्था पर बल देता है जिसमें सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों में कोई भेदभाव न हो। आर्थिक न्याय, ये आर्थिक रूप से किसी में भेदभाव न हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हो, उसे कहते हैं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं जॉन रॉल्स वाले में। अगले बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि उपयोगितावाद के प्रवर्तक कौन है? उपयोगितावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जेरेमी बेंथम। इनका नाम ही याद रखना है आपको, इसके अतिरिक्त ज्यादा याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, प्लेटो ने मानवीय आत्मा में कितने तत्व बताए हैं? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो देखिए, प्लेटो कहते हैं कि मानव जो होता है ना, उसमें 3 चीजें होती है। यहां पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पर होगा तृष्णा, ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक्चुअल में भगवान का ही नाम आया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तृष्णा यहां शब्द होगा। तृष्णा, शौर्य, बुद्धि। मानव आत्मा में 3 प्रकार की चीजें हैं। जो इच्छा, तृष्णा कहता है इच्छा, ठीक है, शौर्य, ब्रेवरी और बुद्धि यानी विजडम। ये 3 चीजें मानव की आत्मा के 3 गुण होते हैं और इन तीनों से 3 वर्ग बनते हैं। तृष्णा आती है तो तृष्णा से बनता है विद्यार्थी उत्पादक वर्ग, प्रोड्यूसिंग सेक्टर तैयार होता है आपका। शौर्य आता है, ब्रेवरी आती है तो बनता है सैनिक वर्ग, और बुद्धि के माध्यम से क्या तैयार होता है? शासक वर्ग। ये दोनों अलग अलग भी पूछा जा सकता है और एक साथ भी पूछा जा सकता है। प्लेटो ने मानवीय आत्मा में कितने तत्व बताए हैं? तो प्लेटो ने मानवीय आत्मा में 3 तत्वों की संरचना की है। कौन कौन से हैं? तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। देखिए, ये इसको सही कर लीजिएगा। जो वीडियो देख रहे हैं केवल वही सही कर पाएंगे, जो केवल पीडीएफ ही पढ़ने के लिए यहां पर आए हैं वे इसको नहीं सही कर पाएंगे। उनका यह प्रश्न गलत हो सकता है, ध्यान रखिए। कृष्णा को तृष्णा कर लीजिएगा। तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। और प्लेटो के न्याय सिद्धांत में समाज की 3 श्रेणियां इन्हीं से बनती है। तृष्णा यानी इच्छा से उत्पादक वर्ग तैयार होता है, प्रोडक्शन सेक्टर तैयार हो जाता है। शौर्य से आपके सैनिक वर्ग तैयार हो जाता है, आर्मी तैयार हो रही है, और बुद्धि से आपके शासक एम्पायर तैयार होता है, यानी क्योंकि उसको बुद्धि का ही प्रयोग करना है। तो आत्मा के 3 गुण और 3 से समाज के 3 वर्ग। तो ये बात कौन कर रहे हैं जी? ये बात कहते हैं प्लेटो। प्लेटो की बुक का नाम रिपब्लिक है। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए, और प्लीज 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 इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। और इसके व्यूज देखिए इस बार जाने चाहिए, अप टू 100 जाने चाहिए प्लीज। कम से कम इतने तो हो ही हो, ठीक है। तो आप सबका लाइक, आप सबका सहयोग सदैव बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।